अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कार्बाइड्स के बारे में। अभी तक हमने देखा था ऑक्साइड्स, फिर हमने देखा था हाइड्राइड्स, फिर हाइड्रोक्साइड्स, फिर कार्बोनेट्स, फिर बाइकार्बोनेट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट यहां पे चीज बचती है, दैट इज अल्कली मेटल कार्बाइड्स। ठीक है, सो दैट मींस वी विल बी डिस्कसिंग बेसिकली carbides of alkali metals। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बाइड्स किन को कहते हैं। ठीक, नाउ जैसे हमने बताया था हाइड्राइड में हमने बोला था हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज। नाइट्राइड नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज। इसी तरीके से कार्बाइड किनको कहते हैं? कार्बाइड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिन कंपाउंड्स में अल्कली मेटल्स या कोई भी सबस्टेंस कार्बन के साथ जुड़ा हो और कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज प्रेजेंट होगी? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगी। ठीक है ना। नाउ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब होती है उनको कार्बाइड्स कहते हैं। और कार्बाइड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक, एक टाइप ऑफ कार्बाइड है दैट इज C4-, यानी एक कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्जेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बाइड। नंबर सेकंड कार्बाइड इज C2-2-। इसमें भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रही है, ये भी एक कार्बाइड है। ठीक है, इसी तरीके से वी हैव अनदर टाइप ऑफ कार्बाइड दैट इज C3-4-। ठीक, 3 कार्बन के ऊपर 4- चार्ज। इन सबों को हम नाम देते हैं कार्बाइड्स। ठीक है ना। तो अगर मैं इस कार्बाइड की बात करूं, इस कार्बाइड को हम बोलते हैं मिथाइल कार्बाइड। वी कॉल इट एज मिथाइल कार्बाइड। इसको हम मिथाइल कार्बाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कार्बाइड को हम हासिल करते हैं मीथेन से। अगर मैं मीथेन की बात करूं, इसमें से अगर मैं 4 हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल दूं एज H+, तो पीछे क्या बच जाएगा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसीलिए मैं इस कार्बाइड का नाम दूंगा मिथाइल कार्बाइड। फाइन, ठीक है। नंबर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिनिक कार्बाइड। कार्बाइड क्यों कहेंगे एसिटाइलिनिक कार्बाइड? बिकॉज इसको हम एसिटाइलिन से ऑब्टेन करते हैं। और एसिटाइलिन क्या होता है? एसिटाइलिन इज CH∼CH। इसको इथाइन भी कहते हैं, इथाइनिक कार्बाइड भी कह सकते हैं, या एसिटाइलिनिक कार्बाइड भी कह सकते हैं। अगर मैं इस इथाइन से 2 हाइड्रोजन्स को एज H+ बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा? C2, 2 कार्बन के ऊपर 2- चार्ज। फाइन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइनिक कार्बाइड। ठीक, क्यों कहेंगे प्रोपाइनिक कार्बाइड? क्योंकि इस कार्बाइड में प्रोपाइन से हम अगर हाइड्रोजन्स को बाहर निकालेंगे वी विल एंड अप विद दिस टाइप ऑफ सबस्टेंस C3-4-। सो आई एम शोइंग हियर प्रोपाइन क्या होता है? CH3∼C∼CH। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोपाइन। प्रोपाइन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए एज H+, पीछे क्या बच जाएगा? 3 कार्बन के ऊपर 4- चार्ज। ठीक है, तो 3 तरह के कार्बाइड्स हमारे पास होते हैं, मिथाइल कार्बाइड, एसिटाइलिनिक कार्बाइड एंड प्रोपाइनिक कार्बाइड। ठीक, नाउ यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है वो ये कि अल्कली मेटल्स किस तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं। सो यू विल रिमेंबर, अल्कली मेटल जो है वो खाली ये वाले कार्बाइड्स बनाते हैं, यानी एसिटाइलिनिक कार्बाइड्स। ठीक है ना। दैट मींस अगर किसी भी कार्बाइड का फॉर्मूला हम लिखें, कार्बाइड कौन सा कार्बाइड? एसिटाइलिनिक कार्बाइड, तो इसके ऊपर 2- चार्ज है और अल्कली मेटल के ऊपर M+ बनता है। दैट मींस फॉर्मूला क्या होगा? M2C2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमेंबर अल्कली मेटल्स फॉर्म कार्बाइड्स ऑफ द फॉर्मूला M2C2। एसिटाइलिनिक कार्बाइड्स बनाते हैं। ठीक, नंबर सेकेंड, अगर मैं इन कार्बाइड्स के नेचर की बात करूं तो इनका नेचर कैसे होगा? शाबाश, विल दे बी कोवेलेंट और दे विल बी आयोनिक? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी आयोनिक कार्बाइड्स। क्यों होंगे ये आयोनिक कार्बाइड्स? क्योंकि इसमें आपको जब ये ब्रेक करेंगे यू विल गेट दिस
अल्कली मेटल कैटाइन एंड द कार्बाइड आयन। सो इनके बीच में, मेटल और कार्बाइड आयन के बीच में कौन सा इंटरेक्शन रहता है? इसमें आयोनिक इंटरेक्शन रहता है। ठीक, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या याद रखी? अल्कली मेटल जो है वो किस तरह का कार्बाइड बनाते हैं? दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज एसिटाइलिनिक कार्बाइड्स। फाइन, ठीक है। और इन एसिटाइलिनिक कार्बाइड्स का नेचर क्या होता है? दे आर आयोनिक इन नेचर। अगर पूछा जाए कि इसमें कार्बाइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो कार्बाइड की हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला कार्बाइड, एसिटाइलिनिक कार्बाइड, किससे लिया गया है? एसिटाइलिन से लिया गया है। आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है, जब भी दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? sp होगी। ठीक है। हाँ, तो यहां पे C2 माइनस और M पॉजिटिव के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बाइड की खुद की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कार्बाइड की खुद की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ठीक है। कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। नंबर सेकंड थिंग इज दैट कि ये कार्बाइड्स कैसे बनते हैं। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल रिमेंबर। लिथियम जो होता है, लिथियम कार्बाइड यानी किस फॉर्मूला का होगा? Li2C2। ये कैसे बनता है और बाकी सारे कार्बाइड्स कैसे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट यू विल रिमेंबर, लिथियम जो है, लिथियम कार्बाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, लिथियम डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट करवाने पे लिथियम कार्बाइड बना सकता है। ठीक है ना? मतलब अगर मैं लिथियम की रिएक्शन डायरेक्टली प्योर कार्बन के साथ करूं, इसको हीट करें, तो अंडर सर्टेन कंडीशंस ये क्या करता है? लिथियम डायरेक्टली कंबाइंस विद कार्बन टू फॉर्म लिथियम कार्बाइड। ठीक। लेकिन रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल जो है, उनको जब कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन के साथ वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि बाकी अल्कली मेटल्स को एसिटाइलिन गैस के साथ रिएक्ट करवाने पे ही हमें कार्बाइड्स मिलेंगे। ठीक है। So first of all, you will remember a very important point. Lithium directly combines. Lithium directly combines with carbon. Combines with carbon. Carbon के साथ directly combine करता है to form carbide. To form lithium carbide. To form lithium कार्बाइड। लिथियम डायरेक्टली कंबाइन होता है कार्बन के साथ और क्या बनाता है? लिथियम कार्बाइड। यानी अगर मैं रिएक्शन शो करूं, आई विल सिंपली से लिथियम इज ट्रीटेड विद कार्बन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कार्बाइड? एसिटाइलिनिक कार्बाइड। एंड वी नो एसिटाइलिनिक कार्बाइड के अंदर Li2 माइनस होता है, यानी इसका फॉर्मूला होगा Li2C2। आई कैन बैलेंस द रिएक्शन, आई विल टेक इट 2 टाइम्स, दिस एज 2 टाइम्स। ठीक है ना? इस तरीके से हम लिथियम कार्बाइड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स, रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स, बाकी अल्कली मेटल्स जो है, अल्कली मेटल्स डू नॉट कंबाइन, डू नॉट फॉर्म carbides, do not form carbides by directly combining with carbon, by directly combining with carbon। ठीक है। however वो कैसे बनाते हैं? वो कैसे बनाते हैं कार्बाइड्स? तो we will write another statement here. Rest of the alkali metals, rest of alkali metals, rest of alkali metals react with acetylene, react with acetylene यानी इथाइन to form carbides, to form carbides, to form कार्बाइड्स। फाइन। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे सोडियम कार्बाइड बनाना है तो सोडियम को अगर मैं डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, वी विल नॉट गेट एनी प्रोडक्ट, वी विल नॉट गेट एनी प्रोडक्ट। ठीक। हाउएवर आई हैव टू ट्रीट दिस सोडियम विद एसिटाइलिन यानी CHCH। ठीक है। जब यह इसके साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट वी विल गेट? वी विल डेफिनेटली गेट Na2C2, Na2C2 प्लस क्या निकलेगा वहां से? प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस, प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक। इसी तरीके से अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, आई विल हैव टू ट्रीट पोटेशियम विद एसिटाइलिन एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ K2C2
plus hydrogen gas. ठीक, so a very important point we will remember among these carbides is that एक तो ये सिर्फ किस तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं, एस्टाइलिनिक कार्बाइड्स, मिथाइल कार्बाइड्स और प्रोपाइनिक कार्बाइड्स नहीं बनाते हैं. नाउ लिथियम डायरेक्टली कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बाइड्स बनाता है. रेस्ट ऑफ द स्पीशीज दे हैव टू बी ट्रीटेड विद acetylene, and then only they result in the formation of what we call as carbides. Take what is the hybridization of carbide ion in case of alkali metal carbides? It is sp hybridized. And what is the nature of these carbides? Obviously it is going to be ionic in nature. ठीक है, so this was very important regarding the carbides. ठीक, now अब हम last topics की तरफ चलते हैं alkali metals के. That is a very important topic, that is what we call as anomalous behavior. Anomalous behavior of lithium. Anomalous behavior of lithium. ठीक है, anomalous behavior of lithium क्या मतलब है इसका? Anomalous behavior का मतलब होता है different behavior. ठीक है, different behavior. What do I mean by different behavior? Let's say for example मैं group number 2 के elements लिखता हूं, ठीक है ना, lithium, then you have beryllium, then you have boron, then carbon, then nitrogen, then oxygen, then fluorine. ठीक है, इसी तरीके से lithium के नीचे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ठीक ठीक, इसी तरीके से सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, देन यू हैव रुबिडियम, सॉरी पोटेशियम, देन यू हैव कैल्शियम. ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, देन यू हैव गैलियम, इसी तरीके से जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन. ठीक है ना, सो दीज आर द एलिमेंट्स जो हमने अरेंज किए हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स and in the form of periods. ठीक है ना. Now a very important property you will remember in case of periodic table. आपने पढ़ा है कि periodic table में जो भी कोई elements एक particular group में होते हैं they show similarities in properties. ठीक है ना, यानी अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम. ठीक है ना, बट रिमेंबर वन पॉइंट, एट द सेम टाइम किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है, लेट्स से अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, इसका पहला मेंबर है लिथियम. ग्रुप नंबर 2 की बात करूं, इसका पहला मेंबर है बेरिलियम. ग्रुप नंबर 13 की बात करूं, इसका पहला मेंबर है बोरॉन. 14 का मेंबर है कार्बन, इसका है नाइट्रोजन, इसका है ऑक्सीजन, इसका है फ्लोरीन. ठीक है ना, इन एलिमेंट्स को हम एक और नाम भी बोलते हैं, वी कॉल देम एज हेड एलिमेंट्स. वी ऑल्सो रिप्रेजेंट देम एज हेड एलिमेंट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट member of every group or every family. ठीक है, so what we expect that all the elements present in a particular group they must have similarities in their properties. ठीक, but you'll remember that head elements जो होते हैं किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर जो होता है, in addition to showing certain similarities with the rest of the family members, they also differ in most of their properties. They also differ in most of their properties. So when I say anomalous behavior of lithium, it's not only true for lithium, it is true for beryllium, it is true for boron, it is true for carbon, कि हर किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है वो अपने बाकी एलिमेंट से डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज शो करता है. उसी डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज को हम anomalous behavior of the head element कहते हैं. क्योंकि यहां पे हम अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो अल्कली मेटल्स का हेड एलिमेंट कौन है? लिथियम. हम यहां पे इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्या रीजंस है क्यों ग्रुप नंबर 1 का पहला ग्रुप नंबर मतलब किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है? जो हम रीजन लिथियम के लिए बोलेंगे वही रीजन इन सब के लिए होगा. ठीक है ना, अगर आप गौर से देखें इस पहले मेंबर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बाकी मेंबर्स से डिफरेंट होती है. उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज भी या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट शो करते हैं. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट द रीजंस. अगर हम रीजंस की बात करें, रीजंस फॉर द एनॉमलस बिहेवियर, तो सबसे पहले एनॉमलस बिहेवियर का मतलब हमने क्या जाना? एनॉमलस बिहेवियर मींस एवरी first member or every head element of every group, in addition to showing similarities with the rest of the family members, they also differ in their properties. That difference in the properties from the rest of the group elements is what we call as the anomalous behavior. ठीक है, now the thing is what is the reason for the anomalous behavior? Number first, पहला reason ये है कि ये जो head element होता है इसका size
पूरे ग्रुप में से सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो बाकी एलिमेंट्स का साइज ठीक ठाक होगा, लेकिन पहले ग्रुप का साइज, पहले ग्रुप एलिमेंट का साइज जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा। अगर मैं आपसे कहूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, ठीक है। नंबर 1, तो पहला रीजन क्या होगा, नंबर 1 हर किसी हेड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट साइज होता है, स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो छोटे साइज होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है हर किसी ग्रुप में, मतलब हर किसी मेंबर ऑफ द ग्रुप से, ठीक है। सो वी विल से द सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन why do they show similarities, these differences is number 1 is smallest size, ठीक है, smallest size, or we can say smallest atomic or ionic size, smallest atomic or ionic size, ठीक। number 2 highest ionization energy and हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। नंबर 3 तीसरा रीजन जो है इनकी प्रॉपर्टीज का, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिथियम पॉजिटिव ले लूं, इसके नीचे Na पॉजिटिव ले लूं, इसके नीचे K पॉजिटिव ले लूं, मैं आपसे कहूं इनमें से पोलराइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, तो पोलराइजिंग पावर उसी का होगा जिसका साइज सबसे छोटा है, यानी लिथियम का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एंड अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लिथियम की प्रॉपर्टीज हर जगह पे अलग होती थी बाकी मेंबर से, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द एनॉमलस बिहेवियर। द रीजन इज दैट अगर मैं कहूं ये कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, ये सारे क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, लेकिन कल के लेक्चर में हमने देखा कि लिथियम के हैलाइड्स, लिथियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट। क्यों कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होता है, मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो नंबर 3 प्रॉपर्टी इज, द थर्ड रीजन इज लार्जेस्ट पोलराइजिंग पावर, लार्जेस्ट पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है। इनके कैटायन का पोलराइजिंग पावर बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। क्या मतलब डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, अगर मैं लिथियम की बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर आप लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s1 वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, 2s1। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p1, ठीक है। इसकी होगी 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं इसकी लास्ट वाली कोई भी एलिमेंट जो पीरियड नंबर 2 में है, यानी हेड एलिमेंट्स है, इनके पास वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड शेल। इसके पास भी वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड शेल। इसके पास भी वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड शेल। हर किसी के पास वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड शेल। और सेकंड शेल के अंदर 2s ऑर्बिटल हो सकता है या 2p ऑर्बिटल हो सकता है, 2d अवेलेबल नहीं होगा, दैट मींस इनके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है। लेकिन दूसरे किसी भी एलिमेंट की तरफ अगर हम देखें, सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s1, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p1। तो इनकी वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड शेल। और थर्ड शेल के अंदर 3s भी होता है, ठीक है, 3p भी होता है और 3d भी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर 3p भी है, 3s भी है, 3d भी है, यानी d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, लेकिन चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो d में चले जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि इनके पास d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स यानी हेड एलिमेंट्स, इनके पास d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये इन d ऑर्बिटल्स को भी बॉन्डिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, ये उनको बॉन्डिंग में यूज
कैसे कर पाएंगे? सिंस दे डू नॉट possess any d orbital, rest of the elements of the group possess d orbitals. That's why, that is one of the main reasons why do they show different properties. ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमने याद रखी? सबसे छोटा साइज होता है किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल इस ग्रुप में, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज। नंबर सेकेंड, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होती है। नंबर थर्ड, लार्जेस्ट पोलराइजिंग पावर होता है। नंबर फोर, इनके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें डायरेक्टली लिथियम के एनोमलस बिहेवियर की, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। आई होप अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, you must have come to this conclusion that हर जगह पे लिथियम जो है उसकी प्रॉपर्टीज बाकियों के मुकाबले में क्या होती है? डिफरेंट। ठीक है, सबसे पहली डिफरेंस अगर मैं देखूं, ये हार्ड होता है। लिथियम जो है, लिथियम इज हार्ड। नंबर वन, लिथियम इज हार्ड। हमने क्या कहा था? अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर और इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर हमने बताया था ये हार्डनेस या सॉफ्टनेस मेटालिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, कर्नल्स का साइज बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। डाउन द ग्रुप वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी। लिथियम के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से इसके एटम्स बहुत टाइटली होंगे हेल्ड। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो हार्ड होता है। बाकी एलिमेंट जो होते हैं दे आर सॉफ्ट। ठीक है, नंबर वन प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। नंबर सेकेंड, फिर हमने बात की थी डेंसिटी की और हमने देखा था डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और लिथियम की डेंसिटी क्या होती है? लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक, हमने बताया था इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से इनको किस में स्टोर किया जाता है? केरोसिन में। सिर्फ लिथियम को स्टोर किया जाता है पैराफिन वैक्स में। ठीक है ना? दैट मींस यहां पे भी लिथियम डिफरेंस इन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लिथियम बहुत ही लाइट होता है, बाकी भी लाइट होते हैं लेकिन लिथियम सबसे लाइट होता है। बाकियों को स्टोर करते हैं केरोसिन में, लिथियम को स्टोर करना पड़ता है किसमें? लिथियम को स्टोर करना पड़ता है इन पैराफिन वैक्स। ठीक, सो इट इज द लाइटेस्ट दैट मींस वेरी लेस डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है लिथियम के पास। ठीक है, हो गए दो। नंबर थर्ड, तीसरी बात अगर हम करें मेल्टिंग पॉइंट्स की, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक बॉन्ड वीक होता है। मेटालिक बॉन्ड जितना वीक होगा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स में सबसे हाई होता है। ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। बात समझ रहे हैं आप? ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करें, ठीक है, एक और चीज मुझे याद आ रही है, दैट इज आपने देखा होगा लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं LiX, वो हाइड्रेटेड होते हैं और बाकी एलिमेंट्स एनहाइड्रस these halides बनाते हैं। कल के लेक्चर में ही हमने देखा था लिथियम फॉर्म्स LiX 3 times water, rest of the halides they are anhydrous। ठीक है, so number fourth difference is lithium forms hydrated halides while as the rest of the alkali metal halides they are anhydrous। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमने बताया था? LiX 3 times water, बाकी जो होते हैं दे आर एनहाइड्रस इन नेचर। ठीक, इसी तरीके से नंबर 5 एक और डिफरेंस मुझे याद आ रही है। इफ यू रिमेंबर हमने बोला था अगर इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जाएगी, लिथियम क्या बनाता है? मोनोऑक्साइड। बाकी क्या बनाते हैं? पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। अगेन अ डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। आई कैन मेंशन नेक्स्ट वन, दैट इज लिथियम फॉर्म्स monoxides only, while as rest of the alkali metals they form peroxides and superoxides। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और चीजें याद आ रही है मुझे। लेट्स से नंबर 7 अगर हम बात करें, अभी इसी लेक्चर में हमने देखा लिथियम डायरेक्टली कंबाइन करता है कार्बन के साथ और बनाता है क्या? लिथियम कार्बाइड। बाकी क्या करते हैं? बाकी एस्टाइलिन के साथ रिएक्शन करने के बाद ही ये जो कार्बाइड्स है उनको बना सकते हैं। ठीक है, सो lithium directly combines with carbon
to form carbides while rest क्या करते हैं, they react with acetylene to form carbides. ठीक, इसी तरीके से lithium directly combines with nitrogen to form क्या बनाएगा, to form nitrides यानी N3-, दिस इज नाइट्राइड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Li3n नाइट्राइड्स. लेकिन रेस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके नाइट्राइड्स प्रिपेयर नहीं करते हैं. ठीक, इसी तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में बताया था लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट इज थर्मली अनस्टेबल. बाकी क्या होते हैं, दे आर थर्मली स्टेबल, ये अनस्टेबल होता है. ठीक है, इसी तरीके से हमने बताया था लिथियम हाइड्रोक्साइड is less soluble, it is sparingly soluble. हालांकि मैंने insoluble कहा था, it is actually less soluble, बहुत कम solubilize होता है, बाकी सारे fairly soluble होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर 11, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज ए वीक बेस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इट्स ए वीक बेस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है. वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, इसी तरीके से नंबर 12 हम लिखेंगे लिथियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है लिथियम. ठीक, यहां पे एक चीज आप याद रखेंगे, लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का ऑक्साइड Li2O एंड लिथियम का कार्बाइड Li2C2, सिर्फ ये कंपाउंड्स इसके आयोनिक होते हैं. बाकी सारे जितने भी आपने लिथियम के कंपाउंड्स देखे वो सारे कंपाउंड्स इसके क्या होते हैं, दे आर ऑल बेसिकली covalent in nature. So you'll remember lithium fluoride, oxide and carbide, ये तीन कंपाउंड्स लिथियम के आयनिक होते हैं, rest of them are covalent in nature. So these are some of the important properties by which we can clearly state that lithium shows differences in properties than the rest of the elements, which justifies the heading anomalous behavior of lithium. And what are the reasons? The reasons are the highest polarizing power, absence of d orbitals, smallest size, largest ionization energy and electronegativities. Fine, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है. द रीजन फॉर द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ हेड एलिमेंट्स इज, ठीक है, मेन दो फैक्टर्स है, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. फाइन, ठीक है, चलिए जी लास्ट वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट वाला टॉपिक हमारा इस सेक्शन में है, अल्कली मेटल्स में है, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा इसमें. डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लेट्स से आई विल राइट द नेम्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन. ठीक, इसी तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर. ठीक है, एक तो चीज अभी हमने बताया कि जो भी एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लेकिन पहला मेंबर जो भी होता है वो सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिसिमिलैरिटीज भी शो करता है, उसको एनॉमलस बिहेवियर कहा. ठीक है ना. नाउ सेकंड थिंग इज दैट अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम की सिमिलैरिटीज इसके साथ कम होती है, डिसिमिलैरिटीज ज्यादा होती है, लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखी जाती है इसके नेक्स्ट ग्रुप के डायगोनल एलिमेंट के साथ. ठीक है ना. इसी तरीके से बेरिलियम विल शो डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, बट इट विल शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज विद एन एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड डायगोनली इन द नेक्स्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक, इसी तरीके से बोरॉन भी क्या करेगा, डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज शो करेगा, बट एट द सेम टाइम इट हैज बीन फाउंड दैट बोरॉन शोज मेनी सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज विद एन एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड डायगोनली इन द नेक्स्ट ग्रुप. ठीक है, दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज,
this similarities in properties between the head element and the element which is placed diagonally to this element in the next group, that is what we call as diagonal relationship. ठीक है, तो head elements dissimilarities भी show करते हैं, anomalous behavior, similarities भी show करते हैं अपने ग्रुप के साथ. In addition to this similarity, it also shows similarities in properties with an element that is placed in the next group in a diagonal position. ठीक है ना, this relation is what we call as diagonal relationship. ठीक, diagonal relationship देखा गया है लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के दरमियान, बोरॉन और कार्बन के दरमियान. उसके बाद ये जो एलिमेंट्स है इनके बीच में, इनकी प्रॉपर्टीज में उतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी या उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं देखी गई है. ठीक है, सो 3 पेयर्स हमें याद रखने हैं, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन. दे शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज विद एन एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड डायगोनली इन द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक, तो यहां पे हमें बात करनी है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम. डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद किसके साथ? विद मैग्नीशियम. विद मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के साथ ये क्या दिखाता है? डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक, यानी सिमिलैरिटीज एंड प्रॉपर्टीज. चलिए देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज. नंबर 1, पहली सिमिलैरिटी, दे आर इक्वली हार्ड. दे आर, अच्छा सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन. व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है डायगोनल रिलेशनशिप का? रीजन नंबर 1, पहला रीजन है इनके आयोनिक साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. ठीक है ना, सो नंबर 1 इज सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस. सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस. ठीक है, आयोनिक साइजेस में सिमिलैरिटी है. अगर आयोनिक साइजेस में सिमिलैरिटी होगी तो इनके पोलराइजिंग पावर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे. पोलराइजिंग पावर्स अगर ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे तो डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी सिमिलर होंगी. ठीक है, अभी हमने बताया था एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि पहले एलिमेंट का साइज बहुत छोटा होता है, बाकियों का ठीक ठाक होता है. ठीक है ना, तो देयर इज डिफरेंस इन साइज. अब इन दो डायगोनल एलिमेंट्स के साइजेस ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट साइजेस सेम होने का मतलब होगा ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटीज आएंगी. ठीक है, नंबर 1 सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस. ठीक, अगर हम लिथियम के आयोनिक साइज की बात करें इट इज 72 पाइकोमीटर और मैग्नीशियम के आयोनिक साइज की बात करें इट इज 70 पाइकोमीटर. ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, नंबर सेकंड, अगर चूंकि इनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्लिक आयनाइजेशन एनर्जी. इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी ऑलमोस्ट क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है. ठीक, नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि मैग्नीशियम और दिस बेरिलियम दे शो डायगोनल रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ विच थिंग. ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है दैट इज सिमिलर polarizing power. Similar polarizing power. ठीक है ना, और आयोनिक पोटेंशियल, इसको आयोनिक पोटेंशियल का नाम भी देते हैं. ठीक है, सिमिलर पोलराइजिंग पावर और आयोनिक पोटेंशियल, और वी कैन से सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो, यानी इनका चार्ज डिवाइडेड बाय साइज रेशो जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? सिमिलर होता है. ठीक, तो यू विल रिमेंबर दैट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल रीजन व्हाई डू डायगोनल एलिमेंट शो सिमिलैरिटीज, बिकॉज इनके कैटाइंस का पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है, और या इनका आयनिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम होता है, या इनका चार्ज टू साइज रेशो ऑलमोस्ट सेम होता है. जैसे लिथियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और लिथियम पॉजिटिव का लेट्स से पोलराइजिंग पावर सेम है. अगर लिथियम बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड तो मैग्नीशियम भी क्या बनाना चाहिए? कोवेलेंट कंपाउंड्स. इनफैक्ट मैग्नीशियम भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बना पाता है. ठीक है ना, बना पाता है. तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है इनके अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है बिटवीन मैग्नीशियम एंड लिथियम. नंबर 1, दे आर इक्वली हार्ड. क्योंकि इनके आयन्स का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनके कर्नल्स का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनमें मेटालिक बॉन्ड जो होगा वो भी ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग होगा. बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, इक्वली हार्ड. नंबर सेकंड
नंबर सेकंड, इस सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, दोनों क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, अभी हमने देखा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है लिथियम, मैग्नीशियम भी हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। बोथ फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, दोनों हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर LiCl या I'll say LiX, इन जनरल LiX 3 times वाटर। इसी तरीके से मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम फॉर्म्स MgX2 6 times वाटर। इसके भी सॉल्ट्स क्या होते हैं? हाइड्रेटेड इन नेचर होते हैं, दे शो सिमिलैरिटीज देयर। नंबर नेक्स्ट, बोथ फॉर्म ऑक्साइड्स, दोनों क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लिथियम का ऑक्साइड Li2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, बोथ व्हेन दे आर बर्न्ट in presence of oxygen they result in the formation of oxides, ठीक है। इसी तरीके से एक और सिमिलैरिटी की बात करें, both react directly with carbon and nitrogen to form, क्या क्या बनाएंगे? To form carbides and nitrides, अभी हमने देखा लिथियम डायरेक्टली कंबाइन करता है कार्बन के साथ और कार्बाइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी डायरेक्टली कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बाइड बनाता है। लिथियम डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्राइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी डायरेक्टली कंबाइन होकर नाइट्राइड बनाता है। तो लिथियम के कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होगा? Li2C2। मैग्नीशियम के कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgC2, बिकॉज C2 2 माइनस, Mg के ऊपर 2 प्लस। इसी तरीके से नाइट्राइड की बात करें, Li3N, N के ऊपर 3 माइनस तो 3 Li पॉजिटिव लगेंगे, और मैग्नीशियम के नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा Mg3N2, एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस, 2 के ऊपर 6 माइनस तो एक मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, 3 के ऊपर 6 प्लस, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। बोथ कंबाइन रिएक्ट डायरेक्टली विद कार्बन एंड नाइट्रोजन टू फॉर्म कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। सभी क्या बना रहे हैं? दोनों क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनके कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स डिकम्पोज, इन दोनों के कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स और नाइट्रेट्स जो होते हैं डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक। मिसाल के तौर पर Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसी तरीके से मैग्नीशियम का कार्बाइड, अगर इसको हम हीट करें ये भी बिल्कुल इसी के जैसे डिकम्पोज हो जाएगा इनटू इट्स ऑक्साइड, दैट इज MgO, ठीक है। सॉरी, इट्स नॉट Mg2CO3, इट इज MgCO3, क्योंकि इट इज 2 प्लस एंड दिस इज 2 माइनस, MgCO3, ठीक है। So it will result in the formation of MgO plus कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के कार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है? ऑक्साइड, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं लिथियम का हाइड्रोक्साइड ले लूं, इसको अगर हम हीट करें, what it will do, it will result in the formation of Li2O plus water, ठीक। So if I take it twice, it will become Li2O और वहां पे वाटर बच जाएगा। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाए, MgOH whole twice, इसकी हमने हीटिंग कर दी, it will also result in the formation of MgO प्लस H2O बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से नाइट्रेट्स अगर दोनों के लेंगे, दोनों डिकम्पोज होके क्या बनाएंगे? दोनों डिकम्पोज होके हमें ऑक्साइड से दे देंगे, ठीक। These are some of the important similarities which lithium shows with its diagonal element magnesium. That is how we justify the term diagonal relationship. बात समझना है आप, ठीक है। So I hope कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया ये सारी चीजें। इस तरीके से हमारा अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज का पोर्शन खत्म हो
गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस किया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। लास्ट पे ये प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद लास्ट पे हम इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अल्कली मेटल्स के भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।